नए साल पर सिंध पुलिस के अफसरान के लिए बड़ा तोहफा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने 191 सब इंस्पेक्टर्स की अगले ओहदों पर इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी हो गया। बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज हमारे साथ मौजूद होंगे। नए साल पर सिंध पुलिस के अफसरान के लिए बड़ा तोहफा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने 191 सब इंस्पेक्टर्स की अगले ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां हो गई हैं। मजमूई तौर पर 345 सब इंस्पेक्टर्स की स्क्रूटनी की गई थी। 112 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की खटाई में पड़ गई। 39 अफसरान की सर्विस बुक क्लियर न होने पर प्रमोशन रोक दी गई है। ये अफसरान 1 माह के दौरान सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने के बाद प्रमोट किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 पुलिस अफसरान की प्रमोशन डेपुटेशन की वजह से रोकी गई। 90 रोज के अंदर मज़कूरा अफसरान पुलिस डिपार्टमेंट वापस ज्वाइन करें तो प्रमोशन मिल जाएगी। 112 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तरक्की रोकी है। तरक्की पाने वाले अफसरान 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। जी हाँ, जो अफसरान प्रोमोट नहीं हुए उनकी तरक्की का फैसला कमेटी जांच के बाद करेगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि नए साल पर सिंध पुलिस के अफसरान के लिए बड़ा तोहफा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने 191 सब इंस्पेक्टर्स की अगले ओहदों पर तरक्कियां की है, जबकि सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 345 सब इंस्पेक्टर्स की स्क्रूटनी की गई थी। 112 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की खटाई में पड़ गई। 39 अफसरान की सर्विस बुक क्लियर न होने पर प्रमोशन रोक दी गई। ये अफसरान 1 माह के दौरान सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने के बाद प्रोमोट किए जाएंगे। 3 पुलिस अफसरान की प्रमोशन डिपोटेशन की वजह से रोकी गई। 90 रोज के अंदर मज़कूरा अफसरान पुलिस डिपार्टमेंट वापस ज्वाइन करें तो प्रमोशन मिलेगी। मज़ीद आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 112 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तरक्की रोकी। तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। शहर कायद में ठंडी हवाओं के डेरे और मौसम सर्द और खुश्क है। मौसम का हाल बताने वालों ने नए साल के पहले दिन सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर किया। हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो शहर कायद में सर्दी ने अपने डेरे जमा लिए हैं। अब मज़ीद कितने दिन सर्दी बढ़ेगी या कम होगी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कल साल का पहला दिन है, तो साल के पहले दिन मौसम कैसा रहेगा? देखिए, जो सर्दी की लहर चल रही है तो उसमें कल से उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आएगी। यानी टेम्परेचर आपने देखा कि पिछले दिनों जुमे की रात जो थी उसमें जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात उसमें 8.5 तक भी गिर गया था। तो सिंगल डिजिट में चल रहा है पिछले 3-4 दिन से कराची के बेशतर एरियाज़ में। आज 10.5 रिपोर्ट हुआ, लेकिन कल इससे 1 या 2 डिग्री बढ़ सकता है। अगले 2 या 3 दिन जो जनवरी के या साल के पहले 2 से 3 दिन होंगे उसमें थोड़ी निस्बतन कम सर्दी होगी। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में एक हल्की सी वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी। तो वेस्टर्ली वेव जब किसी मुल्क के किसी भी एरिया में दाखिल होती है और ख़ासकर जब बलूचिस्तान से उसकी एंट्री होती है तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची पे भी जो ठंडी हवाएं आ रही होती है मुसलसल, उनका एक तरह से कम हो जाता है, उनका फ़्लो कम हो जाता है। यानी साल के पहले दिन ही लोग जो सर्दी के दीवाने हैं उनको सर्दी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सही, लेकिन कम हो जाएगी। यानी पिछले 3-4 दिन से जो आपने ज़्यादा सर्दी देखी ना, उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। टेम्परेचर 12 से 13 इस रेंज में चला जाएगा, जो कराची का मिनिमम टेम्परेचर होता है। अगले 3 दिन आप कह सकते हैं कि पहली तारीख, दूसरी तारीख और 3 तारीख, तो 4 तारीख से फिर दोबारा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, माहिर मौसमियात सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था बारिश के हवाले से कि जनवरी के स्टार्टिंग 2-3 हफ्तों में तो बारिश नहीं है, लेकिन आगे देखा जा सकता है, क्या पता बारिश हो जाए। लेकिन एक बात इन्होंने और बोली है कि साल का पहला दिन जो सर्दी अभी बढ़ रही है उससे थोड़ी कम होगी। 2-3 दिन सर्दी कम होगी, उसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी, रवां साल 2024 का आखिरी सूरज तुलू हुआ तो शहरी इस हसीन मंजर को देखने साहिल पर पहुंच गए। रवां साल का आखिरी सूरज सुबह 7:16 पर तुलू हुआ। शहर में बढ़ती सर्दी के बावजूद कराची वाले सुबह सवेरे सूरज तुलू होने का मंजर देखने सी व्यू पहुंचे। शहरियों ने तस्वीर बनवाई और इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शहरियों ने आने वाले साल के लिए अच्छी उम्मीदों का इजहार भी किया।
اور ناظرین، بے روزگار نوجوان اب نوکری کے لیے نہ ہو پریشان. نوکری چاہیے تو ابھی جامعہ UIT پہنچیں. ایک چھت تلے نوکری حاصل کرنے کا سنہری موقع ملے گا. جامعہ میں ایک روزہ جاب فیئر سج گیا. ملٹی نیشنل کمپنیوں کے 50 سے زائد سٹالز لگ گئے. سافٹ انجینئرنگ، IT، ای کامرس سمیت مختلف شعبہ جات کی کمپنیوں کی شرکت. شیخ الجامعہ ڈاکٹر ولی الدین نے فیتہ کاٹ کر جاب فیئر کا افتتاح کیا. اصطلاح جانیں گے سید زبیر راشد سے، بتائیے گا. آج بالکل دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی UIT یونیورسٹی میں، اور آج یہاں پر کریئر فیئر 2024 اور ٹیک فیسٹ 2024 کا انعقاد کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کریئر فیئر میں یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں جس کی تعداد 50 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور یہاں پر 1-on-1 انٹرویوز جو ہیں وہ طالب علموں کے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، جس پہ سب سے بڑی تعداد ہمیں فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر جاب کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اور انٹرویوز دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے ٹیک فیسٹ 2024 میں پارٹیسپیشن کی ہے، پریکٹیکلی کتنی ضروری ہے آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی بالکل، یہ ہمارے فیوچر کے لیے اور ہمارے کرنٹ اسٹڈیز کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے. اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے ہمیں کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم کس طرح بنائیں اور ان میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور اس کی کیا ہمیں آگے فیوچر میں جو ہے اچیومنٹس ہمیں ملیں گی. کیا آگے فیوچر میں اچیومنٹس جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے بہت ہی کارآمد جو ہے یہ ٹیک فیسٹ ثابت ہو سکے گا. آپ بتائیے یہاں پر کون سی پروجیکٹ کی نمائش کی ہے اور کس طریقے سے یہاں پر تمام معاملہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہاں پر بہت ساری پروجیکٹس کی اپرچونیٹیز ملی ہیں جس میں AI بیسس ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں، فردر ٹیکنیکل چیزیں ہم نے یوز کی ہوئی ہیں، اور ابھی ہمارا جو یہاں پر ایک کیریئر فیئر بھی لگا ہوا ہے، تو جابس کی اپرچونیٹیز بھی ہیں آپ کے پاس، آپ پروجیکٹس بھی اپنے دکھا سکتے ہیں. آپ انٹریکشن کرنا، اپنی CV جمع کرانا، یہ تجربہ کیسا رہا؟ کافی اچھا رہا. ایکچولی ہم لوگ جیسے یہاں پہ اپنی اسکلس دکھا رہے ہیں، تو کمپنیز کے جب CEOs آتے ہیں انٹرنشپ آفر کرنے، تو یہ ہمارے لیے کافی اچھا ایک اپارچونیٹی ہو جاتی ہے کہ انٹرنشپ وہ ہماری ٹیلنٹ دیکھ کر پھر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، انٹرنشپس پرووائڈ کرتے ہیں، جابس پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنشپ کے حوالے سے کیا آفر دے رہے ہیں؟ اچھا، انٹرنشپس وغیرہ بھی یہ لوگ کافی دیر سے آفر کر رہے ہیں ہمیں، اور آلریڈی ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے بہت ساری انٹرنشپس کی آفرز ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ پہ 32 کمپنیز کا آنا، اور ہر کمپنی سے ہم لوگ جا کے انٹرنشپ کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے یا اپنی CV دے کے ایز اے جاب بھی آفر کروائی جا سکتی ہے. تو ایک بہت اچھی ہے. انٹرنشپ تو آفر ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ اتنی ساری کمپنیز کا ہونا یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہمارے لیے. افتتاح جو ہے شیخ الجامعہ ڈاکٹر عبدالولی نے جو ہے فیتہ کاٹ کر کیا ہے. جی. سندھ حکومت کا تعلیم دوست اقدام. محکمہ کالج تعلیم میں 1659 لیکچررز کی بھرتیاں. آفر آرڈر 2 جنوری کو دیے جائیں گے. بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی ہیں. لیکچررز کو مختلف کالجز میں تعینات کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے. آزاد بتائیے گا. جی بالکل، حکومت سندھ میں محکمہ کالج تعلیم نے جو ہے 17 گریڈ کے محکمہ اسکول کالج تعلیم میں جو ہے لیکچر کی نئی بھرتیاں کر دی ہے. بھرتیاں 1659 خالی اسامی پر پاکستان اسٹڈی اور فزکس سبجیکٹ کے لیکچر کی کر دی گئی. یہ بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی. اس حوالے سے سندھ حکومت یعنی محکمہ کالج تعلیم نے سفارش سندھ پبلک سروس کمیشن کو کی، جس کے بعد انہوں نے تمام مراحل مکمل کر دی. اب جو ہے ان لیکچرر کو 2 جنوری 2025 کو سیکرٹری کالج تعلیم آصف اکرم شیخ کی جانب سے باضابطہ طور پر آفر تقسیم کیے جائیں گے. اس وجہ سے محکمہ کالج تعلیم نے باضابطہ طور پر شیڈول بھی جاری کر دیا. ان کو آفر آرڈر جاری کرنے کے بعد میں محکمہ کالج تعلیم نے ان کو مختلف کالجز میں خالی اسامی پر تعینات کرنے کے اختیارات ریجنل ڈائریکٹر کو دے دیے. ریجنل ڈائریکٹر کی جانب سے ان لیکچررز کو مختلف کالجز میں جو ہے خالی اسامی پر تعینات کیا جائے گا. اس حوالے سے محکمہ کالج تعلیم نے مکمل طور پر حکمت عملی بنا لی ہے، جس کے تحت اس پر عمل درآمد کا آغاز 2 جنوری 2025 سے کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوہڑیوں. اب آپ کو بتائیں کہ قومی ایئر لائن امپلائیز یونین ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. ملک بھر سے 2000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ایئر لیگ، پیپلز یونٹی اور انصاف فرنٹ مد مقابل ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کا پیپلز یونٹی کے صدر ہدایت اللہ خان کو فون. PI کا ریفرینڈم جیتنا ہے، بلاول بھٹو کی ہدایت. بات کریں گے خورشید رحمانی سے، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. جی میں اس وقت موجود ہوں ٹاؤن شپ کالونی میں، جہاں پر قومی ایئر لائن کے جو ورکرز ہیں 1 سے 4 ان کے لیے ریفرینڈم کا سلسلہ جاری ہے. صبح پولنگ جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ
जारी रहेगा। इसमें पीपल्स यूनिटी, इंसाफ फ्रंट, एयर लीग और उसके अलावा जो है वो पीपल्स यूनिटी जो है वो इसमें शामिल हिस्सा ले रही हैं। ये जो वोटर्स की तादाद अगर हम बात करें तो मुल्क भर में वोटर्स की तादाद जो है वो 2000 से ज़ायद है। इंसाफ फ्रंट, पीपल्स यूनिटी और उसके अलावा एयर लीग के दरमियान जो है वो मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो प्यासी के मरकज़ी रहनुमा नजीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि PIA के जेन्युइन मसाइल क्या हैं और इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस कौमी एयरलाइन के वर्कर्स को क्या है, उनके वर्कर्स के लिए चार्टर ऑफ डिमांड जो इन तमाम यूनियंस के लिए क्या होना चाहिए। नजीब साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे सारे सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का रेफरेंडम इस वक्त मुनक्कद हो रहा है और तमाम यूनियनें इसमें अपना भरपूर हिस्सा ले रही हैं और प्यासी यूनियन ने इन दो यूनियनों के मुकाबले में, एयर लीग और पीपल्स यूनिटी के मुकाबले में, ये फैसला किया कि हम इन दोनों यूनियनें जिन्होंने माजी में बहुत मायूस किया और इन पर बहुत सारे दाग हैं और उन दागों की वजह से जो PIA का खामोश वोटर है और न्यूट्रल वोटर है वो इनसे नाला भी था और परेशान भी था। हमने PIA और PIA के मुलाजमीन के मफाद के हक में PIA इंसाफ फ्रंट ने और प्यासी ने ये तय किया और उनके दरमियान एक माहिदा तय पाया और प्यासी जो है वो इंसाफ फ्रंट के प्लेटफॉर्म से कुछ शराइत की बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और मैं ये बताइएगा कि इस वक्त जो वर्कर्स की सूरत हाल है, तनख्वाहों के बढ़ने का मामला जो है वो क्यों हल नहीं हो रहा? तनख्वाहों का मामला ये तो बदकिस्मती है CBA की कि वो इतनी पावर रखने के बावजूद भी वो लोगों की तनख्वाहें गुज़िश्ता 4-5 साल से नहीं बढ़वा सकी। इसमें जबकि वो CBA है और CBA का किरदार जो है वो आईनी भी है और वो पावरफुल भी होती है, मगर मैनेजमेंट ने न जाने क्यों उन्हें ऐसा कुछ बुनियादों पर यरगमाल बना कर रखा कि वो लोगों के मुतालबात के लिए तो बात नहीं करते थे मगर अपने आसाइशों और अपने आराम के लिए और अपने माल और मता के लिए वो तमाम चीज़ें लेते रहे। नतीजा निकला कि मैनेजमेंट ने, क्योंकि CBA उनकी पुष्ट पर थी, उन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई और अभी मैनेजमेंट ने जब देखा कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इज़्तिराब आ रहा है तो उन्होंने अपनी तरफ से 25% तनख्वाह बढ़ाने का इंदिया दिया था। जो ये बताए गए कि जो नए तैयारों की इंडक्शन में मामला है, कौमी एयरलाइन खसारे में जा रही है मुस्तकिल, तो खसारे से PIA को कैसे निकाला जा सकता है? कोई लाएमल है PIA के पास? बिल्कुल जी, PIA को मैं माजी में भी कहता रहा हूँ कि जिस PIA ने 22-23 से ज़्यादा एयरलाइनें दुनिया में बनाई और उनमें से एमिरेट्स एयरलाइन जिसे अपना जहाज भी दिया, अपना अमला भी दिया, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने जा रही है। सिंगापुर एयरलाइन थी, माल्टा एयरलाइन थी, बल्कि माल्टा एयरलाइन के तालीमी निसाब में PIA का जिक्र किया जाता है, मगर ये PIA जिन्होंने इन एयरलाइनों को बनाया वो बामे उरूज पहुंच गई मगर PIA डूब गई। उसके पीछे ये जो मैनेजमेंट थी इसमें दो अंसर थे, एक नॉन प्रोफेशनल लोगों को जिनका जो कमर्शियल एयरलाइन का कोई तजर्बा नहीं होता था, एक्सपर्टीज नहीं होती थी, उन्हें लाकर बिठाया और दूसरा बदनीयती का अंसर सबसे बड़ा शामिल रहा कि उनके वो तनख्वाहें तो PIA से लेते रहे मगर वो प्रमोशन के मामले में पसे पर्दा दूसरी एयरलाइनों को वो फ़ायदा पहुंचाते रहे। नतीजा ये निकला कि PIA डिक्लाइन में चली गई और बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने PIA की तरफ तवज्जो नहीं दी और एक सबसे बड़ा अंसर ये था कि मुदाखलतें हुकूमतों की ज़रूर होती हैं मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि 200% मुदाखलतें की जाएं और खाकान अब्बासी जैसे नाअहल आदमी को जाकर PIA का चेयरमैन बना दिया जाए जिसे ये भी पता नहीं है कि एयरलाइन क्या होती है और लिहाजा उन्होंने इस PIA को बर्बाद कर दिया। और इस वक्त चूँकि यूरोपीय यूनियन के रूट्स खुल गए हैं, उम्मीद की, और ये गुलाम सरवर साहब ने जो बयान दिया था हवाबाजी, बिल्कुल इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से सेलेक्टेड शेयर्स में दिलचस्पी देखने में आ रही है। मार्केट में महदूद सेक्टर्स में सरमायाकारी देखी जा रही है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन अगर हम कहें वो आज उसका आगाज़ हुआ, लेकिन आगाज़ तो मुस्बत था, तेज़ी भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ मार्केट के ऊपर हम देख रहे थे कि एक प्रेशर भी लगा। उसके बाद लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ आ गई है। सरमायाकार थोड़े से मोहतात लग रहे हैं कि आज थोड़ा सरमायाकारी में कोई लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर ही हम देख रहे हैं कि उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। उसको जानने के लिए मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार से जानते हैं, शहरियार, साल का आखिरी रोज़ है, मार्केट क्या कोई बड़ा स्विंग नजर नहीं आ रहा? लग रहा था, हम सोच रहे थे कि शायद आज मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? देखिए, मार्केट ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। खासकर कल हमने देखा कि 3,500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा एक दिन में मार्केट में विटनेस किया गया। आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो मुस्बत अंदाज में होता 1400 से ज़ायद पॉइंट की गैप ओपनिंग के साथ मार्केट का आगाज हुआ। रीजन ये था कि कल रिकॉर्ड के हवाले से खबर आई कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। रिकॉर्ड इस साल का सबसे बड़ा मंसूबा है पाकिस्तान का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 15% स्टेक उसका बेचने जा रही है और पाकिस्तान को 560 मिलियन के लगभग डॉलर्स मिलेंगे। तो यकीन तौर पे बहुत मुस्बत खबर है। ऑयल एंड गैस के कुछ स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड अप है इनटू रिकॉर्डिंग, उससे उन स्टॉक्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बैंक्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। टैक्स हुकूमत ने एडीआर के हवाले से कुछ कम किया, उनमें हमने कुछ देखा स्विंग्स आते हुए देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ा प्लान बनाने जा रही है, उड़ान पाकिस्तान, जिसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं मार्केट में साथ साथ ये कि एयर एंड भी है, अपनी एडजस्टमेंट्स होती हैं और कुछ कंपनीज होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो बिग नेटवर्क्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आप अपसाइड के ऊपर सेलिंग भी देख रहे हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा होता है, अप डाउन चल रहे होते हैं। हाँ, अच्छी बात ये है कि मार्केट में जहाँ भी डिप्स आती हैं, म्यूचुअल फंड जो मार्केट में एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। तो यार, क्या दूसरा सेशन हम कैसा देख रहे हैं? मार्केट में एक रेंज बाउंड में ही रहेगा या मार्केट एक अच्छा जो है आगाज या अच्छा एक नए हाई के साथ बंद हो सकती है? हमने देखा कि जो लास्ट 1 ईयर से मार्केट कंटिन्यू बढ़ी और 79% इस साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स दिए। अब चूंकि नेक्स्ट ईयर के फेज में हम दाखिल हो रहे हैं, तो अब मार्केट में जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा एक्टिविटीज नजर आएंगी। वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, मार्केट में अप डाउन दोनों नजर आएंगे आपको। शहरियार का जैसे बताना है कि मार्केट में कल की जो विटनेस थी तेजी की, उसको भी आज थोड़ा सुबह तसलसल था। थोड़ा मार्केट के अंदर हमने देखा प्रेशर भी आया मार्केट ने, लेकिन उसको एब्जॉर्ब किया। मार्केट ने दोबारा कम बैक किया। मार्केट पोजीशन ली हुई है, पॉजिटिव नोट पर है। जहां साल का इख्तिताम होता है, नए साल में जाना है, मंथ का भी एंड है, तो बड़ी कंपनीज की पोजीशंस जो हैं वो अपने रोल ओवर्स जिसको हम कहते हैं उसको भी एडजस्ट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ों का प्रेशर हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो एक मुस्बत रुझान है। मार्केट एक अच्छे नोट के साथ लग रहा है कि आज का भी इख्तिताम एक बेहतरीन करेगी। जी, फेयर फाइनेंस पाकिस्तान ने पाकिस्तानी बैंकों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया। कहना है पाकिस्तानी बैंकों को इंडस्ट्री को कर्ज देने से पहले ये जांच करनी चाहिए कि वो माहौलियात को कितना मुतासिर कर सकता है। फेयर फाइनेंस पाकिस्तान के सरबरा आसिम जाफरी कहते हैं कि छोटे पैमानों की सनतों के लिए बैंकों से कर्ज देना बहुत मुश्किल है, इसको आसान बनाना होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी, देखा जाए फेयर फाइनेंस पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ पे हम मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर कहाँ कहाँ इकदामात कर सकता है, कहाँ कहाँ कर्जे दे सकता है, लेकिन जहाँ पे अभी मौजूदा कर्जे दिए जा रहे हैं उस पर क्या सवालात हैं जानते हैं आसिम जाफरी साहब से। जो यहाँ पे आपने सर्वे रिपोर्ट बनाई है बैंकिंग की, तो क्या इश्यूज आपने देखे? पाकिस्तानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको 4 थीमेटिक एरियाज पे हमने असेस किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पे। तो 2 जो एरियाज़ हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इनका जो स्कोर है वो बाकी कंट्रीज से, जैसे ये रिपोर्ट टॉक करती है अबाउट 5 अदर कंट्रीज, तो पाकिस्तान के ये बैंक्स काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं इन टर्म्स ऑफ कि इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी कंज्यूमर को एम्पावर कर दी। जबकि 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे बैंक्स को इस सतह से काफ़ी ऊपर जाने की ज़रूरत है। वो हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, कि जो उनका सेल्स स्टाफ है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी हैं। और जो ESG है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, कि किस कदर उनकी इन्वेस्टमेंट
انوائرمنٹ کو ڈیمیج پہنچا رہی ہے، اس سے بہتری کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اس میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کنوینئنس کیپٹل دینا چاہیے تاکہ اکانومی کی بیس بڑھے. بینکس کو ری پرپس کرنا پڑے گا کہ یہ اب کیپٹل کو پروفٹ کی شکل میں ہی صرف سمجھتے ہیں. ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پر ہمارا کیپٹل سوسائٹی میں جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ فیئرلی امپروو کر سکتا ہے. ایئر پولوشن کے لیے انویسٹمنٹ کریں، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں اور نئے سے نئے بانڈز ایشو کریں. گرین بانڈز ہیں، سسٹینیبلٹی بانڈز ہیں، سسٹینیبل گرین انشورنس ہیں. یہ نیا ایریاز ہیں جہاں پر بینکس کو انوویٹ کرنا پڑے گا تاکہ اپنے کلائنٹ، اپنے بزنسز کو آسانی سے کیپٹل پرووائڈ کریں تاکہ اکانومی کی بیس بڑھے. تو وی سے کہ بینکنگ سیکٹر ان پاکستان ہیز ٹو ری پرپس، وہ اپنے پروفٹس کے علاوہ دوسری طرف بھی دیکھیں. جی، جیسا کہ آپ نے سنا، فیئر فائنانس پاکستان نے تجویز دی ہے کہ جو پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہے اس میں نمو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں، ایس ایم ای سیکٹر ہے، اس کو بھی قرضے دینے کے لیے جو اسے آسان شرائط کرنی ہوں گی. پروازوں کا شیڈیول معمول پر نہ آ سکا. تکنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث کراچی سے روانہ ہونے والی 9 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. مزید جانیں گے اکثر شاہد سے، بتائیے گا. کراچی سے روانہ ہونے والی 9 پروازیں جو منسوخ کی گئی ہیں، جس میں تمام پروازیں جو ہے وہ آج کراچی سے اندرون ملک روانہ ہوں گی. کراچی سے لاہور روانہ ہونے والی سری کی پرواز یا 522 اور 524 منسوخ کی گئی ہے، جبکہ ایئر سیال کی پرواز PF 145 بھی منسوخ کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہونے والی سری نیٹ کی پرواز یا 504 اور 502 منسوخ کی گئی ہے. ایئر سیال کے اسلام آباد جانے والی پرواز PF 123 بھی منسوخ کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد روانہ ہونے والی PI کی پرواز PK 370 بھی منسوخ کی گئی ہے. اور ملتان روانہ ہونے والی PI کی پرواز PK 330 بھی منسوخ کی گئی ہے. آج تمام پروازوں میں اسلام آباد کی پروازیں زیادہ منسوخ کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی عدم توجہی. کورنگی روڈ پر واقع یوٹیلیٹی سٹور پر 4 ماہ سے آٹا، 10 روز سے تمام کمپنیوں کا گھی اور تیل غائب ہے. اشیاء کی قلت کے باعث یوٹیلیٹی سٹور پر سناٹا چھا گیا. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بالکل، یوٹیلیٹی اسٹور حکام کی جو ہے وہ عدم توجہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث یوٹیلیٹی اسٹورز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی دستیابی جو ہے تقریباً 4 ماہ سے نہیں ہو سکی ہے. میں اس وقت موجود ہوں کورنگی روڈ پہ واقع یوٹیلیٹی اسٹور پر. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تقریباً 4 ماہ سے آٹا دستیاب نہیں ہے. جبکہ ہم دیگر ضرورت زندگی کی اشیاء کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھی، تیل جو کمپنیوں کے یہاں پر موجود ہوتے تھے ان کے شیلف خالی ہیں. یہ آپ میرے عقب میں مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیلف اور یہ پورا حصہ یہاں پر تیل اور گھی مختلف کمپنیوں کے موجود ہوتے تھے. مختلف جو ہے وزن کے اعتبار سے بھی یہاں پر رکھے ہوتے تھے، لیکن وہ بھی موجود نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر ضرورت زندگی کی اشیاء کی بات کریں تو اس میں نوڈلز ہیں مختلف کمپنیز کے، وہ بھی موجود نہیں ہیں. چائے کی پتی کے ہم دیکھیں کہ شیلف وہ بھی کسی حد تک خالی نظر آ رہے ہیں. اور دیگر جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہے وہ بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قلت ہے اس یوٹیلیٹی اسٹور پہ. اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. اور جب لوگ یہاں پر آتے ہیں آٹے کی خریداری کے لیے، کیونکہ ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ بنیادی ضرورت زندگی کی اشیاء جس میں آٹا ہے، تیل، گھی ہے، اس کی خریداری کے لیے وہ یوٹیلیٹی اسٹور کا رخ کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ تمام تر چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مایوسی جو ہے وہ ان کو ہوتی ہے. یہاں پہ آنے والے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ضرورت زندگی کی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور حکام اور مختلف جو کمپنیز ہیں ان میں جو ہے قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ تعین نہیں ہو سکا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ آرڈرز نہیں دے سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر مختلف ضرورت زندگی کی اشیاء کی قلت دیکھنے میں آ رہی ہے. جی نارتھ کراچی سیکٹر 11L اور K کا برساتی نالا تباہی سے دوچار. لنک روڈ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا. برساتی نالا کچرے سے بھرا ہوا ہے. روڈ کٹنگ کے دوران سیوریج لائن ٹوٹنے سے سڑکیں کھنڈر بن گئی ہیں. مزید بتائیں گے رضوان احمد.
जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची के सेक्टर 11K और 11L की दरमियानी शारा के दरमियान में मौजूद हूँ, जहाँ का बरसाती नाला बदतरीन तबाही से दो चार है। मेरे कैमरामैन अजलान शिपा दिखा सकें आपको कि नाला मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इसकी दो रविया शारां हैं इन दोनों ब्लॉक की, ये स्विस सॉदर्न गैस कंपनी की जानिब से जो है रोड कटिंग की नज़र हो चुकी हैं। और यहाँ पे मकीनों का कहना है कि ना तो ये लाइनें जो डैमेज हुई थी इससे सेवरेज और पानी की वो रिपेयर की गई, और ना ही इसको लेवल किया गया रोड को। बदतरीन यहाँ पर जो है सूरत हाल हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मसाजिद भी हैं इस रोड पर, रिहायशी आबादी भी है, स्कूल भी हैं और कोचिंग सेंटर्स भी हैं, जहाँ से आमदोरफ्त लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है यहाँ? बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जब से सुई गैस वाले ये लाइनें तोड़ के गए हैं, जो हाथ से काम करने वाला और जो शावल से काम करने वाले में बहुत फ़र्क होता है। और उनको बताया गया कि यहाँ से ब्रिज की लाइनें हैं, उसके बावजूद कह रहे जी कोई मसला नहीं है। दोबारा मैंने उनसे जिक्र किया कि यहाँ से लोगों की रिहाइशें आप पल्ला साइड पे सर्वे करें, और सर्वे से वहाँ से लाइनें तोड़ते टूटेंगी भी नहीं किसी की लाइनें। यहाँ घर के आगे 4-5 लाइनें तोड़ दी हैं। उसके कहता टाउन कहता हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो ठेकेदार आता है वो बना देंगे, वो आज तक नहीं बना के गया। और ये मुझे बताइएगा कि बरसाती नाला भी हम देख रहे हैं तबाही से दो चार है, कब से ये सूरत हाल है और बारिशें होती हैं तो क्या होता है? बारिश होती है तो लोगों के घरों में जो नीचे हैं वो भर जाते हैं, वो घर वो उनके अंदर पानी टैंकों में चले जाता है, वो इतने ज़्यादा परेशान है। हमारी तो ये मेन रोड है जो सनोबस काटी 11K का इलाका है, नज़द अल्लाह वाली मस्जिद के इलाका, सारा सत्यानाश करके चले गए, पूरे कराची का बेड़ागर्क कर दिया है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ये पूरा दोनों सेक्टर जो हैं वो बदतरीन मुतासिर हैं रोड कटिंग के नतीजे में भी, और जो बरसाती नाला है उसकी तबाहाली जो कि हिफाजती दीवारों से महरूम है, कचरे से भरा हुआ है। और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर बारिशें हो गई तो वसी इलाका ज़ेर आब आ जाएगा। जी, शहरियों की एड़ियाँ जल्द खुश्क होने के केसेस बढ़ने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में यौमिया 2000 से ज़ायद केसेस की आमद। रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल के मुताबिक एलर्जी और खुश्क जल्द के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मौसम सरमा के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियां जहां सर उठाती हैं, वहीं जल्दी अमराज भी हम देखते हैं कि शहर कायद के अंदर ठंडी हवाएं चलने के साथ ही जल्दी अमराज भी जो वो बढ़ने लगते हैं। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के अंदर यौमिया जो वो हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनमें जो वो खुश्क जल्द, एड़ियाँ और होठ फटने के जो वो केसेस जो वो मौसम सरमा में जो वो आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मौसम सरमा तो आ गया है, क्या कंडीशन है, शहरी जो वो जल की बीमारियों की शिकायतों के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो मौसम सरमा में मौसम गर्मा के मुकाबले में बहुत कमी आई है मरीज़ों में, लेकिन उसके मौसम सरमा में ज़ाहिर बात है उसकी बीमारियां अलग से होती हैं। उसमें ड्राइनेस है, खुश्की है, एड़ियाँ पड़ना, असर की खुश्की, सीवरिक डर्मेटाइटिस है, और स्पेशली स्केबीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी है क्योंकि अभी सर्दियों में लोगों को गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, तो लोग जाके ट्राई करते हैं, एक बंदा ट्राई कर रहा है, दूसरा ट्राई कर रहा है, चौथा कर रहा है फिटिंग के लिए, जो भी ज़ाहिर है फिर वो कंटेजियस हो जाती हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। और इसके अलावा जो खुश्की सर की है, इस वक्त एक मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना चेकअप के लिए आए हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा किस शिकायत के साथ जो आप यहाँ आए? मुझे ना खुश खारिश हो रही होती है ना, अक्सर रातों में ना मुझे ड्राइनेस बहुत काउज हो रही होती है, खुश खारिश होती है हाथों में और पाँव में, हर जगह ना खुश्की किस्म की पपड़ी बन जाती है वाइट ना, तो इस तरीके की। जी बिल्कुल, ये मरीज़ भी हमारे मौजूद है जिन्होंने बताया कि वो किस शिकायत के साथ जो वो यहाँ पे आए। इसी तरीके से यौमिया जो वो 2000 से ज़ायद मरीज़ जो वो सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल जो वो अपनी शिकायत लेके यहाँ पे आते हैं, जिनमें जो वो जल्दी अमराज के माहिर डॉक्टर्स जो वो यहाँ पे उनको तिब्बी सहूलियात फराम करते हैं। जबकि शहरियों को यही मशवरा दिया जाता है कि मौसम सरमा के अंदर गर्म मलबूसात का जो वो पहनते हुए एहतियात को जो वो बढ़ती जाए, और साथ ही साथ जो वो एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखा जाए। जी।